ये ना बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बात है। आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। मैं सनातनी हूँ। मेरे लिए मैं अपने विग्रह अपने कृष्ण के आगे नतमस्तक होती हूँ। वो स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूँ। नटखट थी लेकिन शरारती या उद्यमी नहीं थी। उद्दंडी नहीं थी। उद्दंडी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ बड़ा नहीं हो पाता जी। परिवारवाद तब जरूर होता है जब आप आते ही पार्टी के मुखिया के बनने के दावेदार हो जाएं, सीएमशिप के दावेदार हो जाएं, प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार हो जाएं, नंबर 1 पोजीशन के दावेदार हो जाएं और आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? बस ये कि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर परिवार से है। जब आप छोटे होते हो ना तो आपके माँ बाप आपके केवल माँ बाप होते हैं जी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं थी, मैं सुषमा स्वराज द मदर की बेटी थी। बेल्लारी में सोनिया जी के खिलाफ उन्हें चुनाव के लिए भेजा गया तो शायद उन्होंने 45 दिन में ही कन्नड़ सीख ली थी। बिल्कुल। कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों के किकबैक्स शराब घोटाले में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेने की उनकी अहम भूमिका है। स्पेशली आपके सपोर्टर्स को ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो उसी की खिंचाई कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, सडनली वो इस पार्टी में आ गया। ये तथ्य भी सही है क्या कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जाती हैं तो सुषमा जी की साड़ी या ज्वेलरी पहनती हैं? मोदी सरकार की कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। तो मंत्री होने के बावजूद शी वुड कॉल आता था, क्या हुआ, कैसा गया, और अगर आप मतलब आप जीत के आए तो नहीं, वो ठीक है, नहीं पर गया कैसा, हुआ कैसा। और अगर लॉयर नहीं होती तो आप क्या होते? आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी दिल्ली में, कोई भी एक चीज जो आपको लगती है कि वो ठीक कर रहे हैं? जो ठीक कर रहे हैं, हाँ, कोई ऐसी ट्रिप, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है हमेशा याद रहती है आपको, वो चेरिश करते हो आप? कहीं घूमने गए थे, कहीं कुछ ऐसा हुआ था? बहुत सारी। मेरे फादर समाजवादी ज़रूर थे लेकिन मुझे लगता है वो भी ज़्यादा संघी है। मुझे अब तक वो दृश्य नहीं भूलता कि हम लोग गंगा जी की सीढ़ियों पे बैठे हैं और माँ ने बस मुझे ऐसे पकड़ रखा था। इट्स अ वेरी हैप्पी मेमोरी। वेलकम दोस्तों, नमस्ते। द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। क्या हाल चाल? आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उनकी एक नहीं बल्कि कई पहचान है। पहली तो पहचान ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तेज तर्रार लॉयर है। उनकी दूसरी पहचान ये है कि वो आदरणीय सुषमा स्वराज जी और स्वराज कौशल जी की बेटी हैं। और उनकी तीसरी पहचान ये है कि वो नई दिल्ली सीट से इस बार बीजेपी की कैंडिडेट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांसुरी स्वराज की, जो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाली हैं। सो प्लीज वेलकम बांसुरी स्वराज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं जी। और शुरुआत करेंगे उस सवाल से जो लोगों को बहुत क्यूट लगता है, आपका नाम, और उस पे लोग वो कहानी जानना चाहते हैं कि आपके नाम के पीछे की क्या स्टोरी थी, क्योंकि माता जी कुछ और चाहती थी, पिताजी कुछ और चाहते थे, फिर बांसुरी नाम पड़ा कैसे? इससे शुरू करते हैं। नहीं, एक्चुअली माता पिता दोनों सेम ही चीज़ चाहते थे। अच्छा। सो मेरी माँ एक बहुत बड़ी कृष्ण उपासिका थी और कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है। और कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी के नाम पर मेरा नाम रखा गया है। माँ कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे। और जब ब्रजभूमि छोड़ कर गए तो लाडली जू श्री जी राधा रानी के हाथ में सौंप के गए। तो बांसुरी वॉज ऑलवेज लुक्ड आफ्टर बाय गॉड। और फादर चाहते थे कि किसी बहुत म्यूजिकल नाम हो, तो इसलिए दोनों का समन्वय बना और मुझे मेरा नाम बांसुरी पड़ा। तो ये डिसाइड मतलब उन लोगों ने किया या किसी ने ऑब्जर्व किया कि अरे आप दोनों लोग तो एक ही चीज़ मांग रहे हो? जो कहानी मुझे सुनाई गई है उसके हिसाब से तो दोनों ने मिलकर डिसाइड करा। अच्छा, हाँ, कि हम लड़कियों रहे, हम तो एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, सो यही नाम रखते हैं। सुषमा और स्वराज एक साथ थे, वो कभी लड़ते नहीं थे। वाह, क्या बात है। और जैसा कि आपने कहा, सुषमा जी कृष्ण भक्त थी, उपासिका थी, तो स्पिरिचुअलिटी और इनफैक्ट एक पॉडकास्ट में और एक बातचीत में आपने कहा, और वो बहुत वायरल हुआ, कि आप शिव तांडव स्तोत्र आपको 5-6 साल की उम्र में ही कंठस्थ हो गया था। 5 बरस की थी जब 16 पद कंठस्थ कराए थे बिठा कर माँ ने। और प्रमिला जी ने उसमें आपसे कहा भी, रिक्वेस्ट भी की, और आपने सुनाया भी। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपको विरासत में मिली जी। अभी भी क्या आप स्पिरिचुअल हैं? क्योंकि स्पिरिचुअल सीकिंग एक अलग डायमेंशन हो जाता है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, और रिलीजियस होना या प्रभु के सामने प्रणाम करना। सो डू यू मेडिटेट? What's happening? So, मेरे लिए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक चीज़ है। ये ना बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बात है। आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। मैं सनातनी हूँ। मेरे लिए मैं अपने विग्रह अपने कृष्ण के आगे नतमस्तक होती हूँ। वो स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। और बिल्कुल मुझे कृष्ण भक्ति विरासत में मिली है। मेडिटेट करती हूँ,
सुबह उठकर मेडिटेट करती हूँ। आजकल अगर आधे घंटे की नहीं कर पाती तो 15 मिनट की ज़रूर करती हूँ। खासकर कि पेशे से वकील हूँ और लिटिगेशन में हूँ, मुझे लगता है मेडिटेशन विल कीप यू सेंटर्ड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करती हूँ कि 20 मिनट की योगा ज़रूर करूँ। सो मेडिटेशन फॉलोड बाय एटलीस्ट बेसिक आसन्स, दैट वो आपका दिमाग, दिल, सब कुछ जो है ना अलाइंड रखता है, ठीक ठाक रखता है। और ये काफ़ी सालों से आप कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर माँ बाप की पहचान या उनका नाम बड़ा हो तो बच्चे अक्सर उनकी छाया बनकर रह जाते हैं, और उसके लिए एक वाक्य भी कहा गया है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ बड़ा नहीं हो पाता। जी। आपके पिताजी यंग अचीवर रहे, वो यंगेस्ट एडवोकेट जनरल थे मिजोरम के, वहाँ के फिर राज्यपाल भी बने, यंगेस्ट गवर्नर इन इंडिया एवर। करेक्ट, 38 साल की उम्र थी उनकी। सुषमा जी 25 साल की उम्र में मंत्री बन गई। बिल्कुल। तो आप जब छोटी थी तो क्या आप कुछ ऐसा करती थी जिससे आप इनको इम्प्रेस कर पाएं, क्योंकि ये तो माता पिता तो, जब आप छोटे होते हो ना तो आपके माँ बाप आपके केवल माँ बाप होते हैं जी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं थी, मैं सुषमा स्वराज द मदर की बेटी थी, मैं स्वराज कौशल द फादर की बेटी थी। लेकिन रही बात इम्प्रेस करने की, तो बिल्कुल मैं एक लौता बच्चा हूँ जी। व्हेन यू आर एन ओनली चाइल्ड, यू आर योर पेरेंट्स पेट प्रोजेक्ट। करेक्ट। मतलब इतना ज़्यादा समय वो निवेश करते हैं दोनों, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उसका श्रेष्ठ उभरे। सो ऑफकोर्स मेरे ऊपर ये ज़रूर था कि भाई माँ नाराज़ नहीं हो, पापा नाराज़ नहीं हो, क्योंकि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और मेरे पेरेंट्स कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन उनकी वो निराशा वाली एक झलक ना, वो अगर डिसअपॉइंटेड लुक देते थे उसी में बंदा ढह जाता था। इसलिए मैं वो ना, एज ए टीनेजर मैं कभी रिबेलियस नहीं थी, मैं बहुत शरारती बच्चा नहीं थी, नटखट थी लेकिन शरारती या उद्यमी नहीं थी। उद्दंडी नहीं थी? उद्दंडी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। खास करके एक बच्चा जिसके पास माँ पापा दादी दादा दोनों घर में हो, तो दंड का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी लाइफ बहुत रेजिमेंटेड होती है तब। करेक्ट। पॉलिटिक्स पे आते हैं। जी आइए। पर्सनल सवाल और सुषमा जी से जुड़े भी कई सारे सवाल हैं, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक हाई प्रोफाइल सीट पर आप बीजेपी की कैंडिडेट हैं। एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, आपको पता था? जी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे टेलीविजन से पता चला। अच्छा। जी, मैं टीवी देख रही थी 2 मार्च को, जैसे पूरी दिल्ली देख रही थी, पूरा भारत देख रहा था, मैं अपने पिता के साथ टीवी देख रही थी, मुझे टीवी से पता चला। उससे पहले मुझे भनक नहीं थी, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, और प्लानिंग भी नहीं थी, कुछ आपने सोचा भी नहीं था? ओके, बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने मांगी ना अपेक्षा थी। और ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। और बस जैसे ही पता चला, सबसे पहले पिता का आशीर्वाद दिया, फिर उसके बाद जाकर माँ के पोर्ट्रेट के सामने खड़ी हुई, उनका आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर में जाके भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर काम पे लग गई। सुषमा जी से कभी बात हुई थी आपकी पॉलिटिक्स में आने को लेकर, या कोई ऐसा थॉट्स एक्सचेंज हुआ था आप लोगों के बीच? आपने कभी कुछ कहा हो, उनका कोई जवाब आया हो? राजनीति में मेरी एंट्री को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा। क्योंकि राजनीति तब कहीं पर भी दूर दूर तक प्लान में नहीं थी, लेकिन वकालत को लेकर और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इसको लेके बहुत ज़्यादा। माई मदर एंड आई वर वेरी क्लोज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सुख दुख की साथन थी। ये तो अब जग जाहिर बात हो गई है कि हर फ्राइडे इवनिंग उनकी अपॉइंटमेंट डायरी में मार्क्ड थी केवल मेरे लिए। उसमें केवल हम माँ बेटी होते थे, हमारे तब के डॉगी रक्षक वो गेट क्रैश करते थे, पापा भी नहीं अलाउड थे। अच्छा। हाँ, वो शाम केवल माँ और बेटी की थी। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा कभी भी दिन ख़त्म नहीं होता था उनसे बिना बात करे। हाँ, सब कुछ जानती थी, क्या खाया से लेके दिन में कितनी बार छींका ये भी पता था उन्हें। एक आरोप आप पर लग रहा है, आपको भी पता है, हो सकता है कई फोरम पर आपने उसका जवाब भी दिया हो, मैंने नहीं देखा है, पर इसलिए मुझे वो जवाब चाहिए कि जब आपको टिकट अनाउंस किया गया तो लोगों ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग मोदी जी अक्सर बड़े बड़े मंच से परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टिकट दे दिया जो कि एक बड़े परिवार से या एक बड़ी नेता की बेटी है। तो इस इल्ज़ाम का क्या जवाब है आपके पास? बहुत विनम्रता से कहूँगी कि मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूँ। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने एबीवीपी की कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करा है। स्कूल जैसे ही ख़त्म हुआ 2001 के आसपास, तब मैंने एबीवीपी के सदस्यता ली है।
उसके बाद वकालत में मेरा 17वां साल है और 1 दशक तक मैंने पार्टी की सेवा एक वकील के रूप में करी थी, संगठन और पार्टी के केसेस कर कर। जी। पहली भूमिका मेरी राजनीति में हुई जब मुझे पार्टी ने आदेश दिया लीगल सेल में को कन्वीनर की भूमिका निभाने का। उसके बाद मुझे पार्टी ने नया दायित्व दिया दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव बनने का। देखिए, क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, जनता के बीच में जाकर नतमस्तक होकर वोट मांगने का, जितना किसी और का जिसके माता पिता पब्लिक लाइफ में नहीं है। जी। परिवारवाद तब जरूर होता है जब आप आते ही पार्टी के मुखिया के बनने के दावेदार हो जाएं, सीएमशिप के दावेदार हो जाएं, प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार हो जाएं, नंबर 1 पोजीशन के दावेदार हो जाएं और आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? बस ये कि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर परिवार से है। और मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरती से परिभाषित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी करा है। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि सीट वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, अटल जी, आडवाणी जी, और अब आप वहाँ से लेगेसी का कुछ तो एक हेल्प हुआ होगा या उसका एक वैल्यू तो होता है। लेगेसी रौनक जी दूसरों के दिमाग में है। मैं आपको बता रही हूँ, ये इत्तेफाक की बात है कि मैं बांसुरी स्वराज हूँ। एक्चुअली मैं केवल कमल का फूल हूँ। ये टिकट मेरी नहीं है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की टिकट है। मुझ पे उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि दिल्ली के बाकी प्रत्याशियों पे हो। जितनी बाकी 6 सीटों पे जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी है। और वैसे चुनाव में कोई भी सीट हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती, सभी सीटें महत्वपूर्ण होती हैं, सभी मतदाता देवतुल्य होते हैं। चलिए, इस पे लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे आपसे तो चुनाव के बाद, तो ज़रूर इस पर और भी चर्चा होगी। लेकिन तब तक लोगों का तो जनादेश आ चुका होगा। मुझे लगता है पब्लिक कोर्ट में इस बात पे फैसला हो चुका होगा, तब तक शायद ये सवाल ही ना रहे। हो सकता है। एक और सवाल, आपकी बात करने की जो कला है उसको लेकर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपकी हिंदी भी उतनी अच्छी है जितनी आपकी अच्छी अंग्रेज़ी है। ऑब्वियसली इसमें वकालत का तो एक हाथ है कि प्रैक्टिस करके और इतना ज़्यादा बोल कर और पब्लिक में इतना ज़्यादा बातचीत करके, पर सुषमा जी का भी प्रभाव ज़रूर होगा बहुत ज़्यादा। और क्योंकि उनकी जो भाषा पर पकड़ थी, और स्पेशली मुझे याद आता है जब बेल्लारी में सोनिया जी के खिलाफ उन्हें चुनाव के लिए भेजा गया तो शायद उन्होंने 45 दिन में ही कन्नड़ सीख ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। और धारा प्रवाह कन्नड़ में भाषण दे रही थी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि उनकी संस्कृत की वो बहुत बड़ी ज्ञाता थी और संस्कृत में उनकी इतनी अच्छी कमांड थी कि वो कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी भाषा पकड़ती थी, चाहे वो मलयालम हो चाहे वो कन्नड़ हो। सो मदर से मिला है ये भाषा का प्रेम और प्रैक्टिस करके मिला है? जी देखिए, मैं कहूँगी कि मैं हूँ तो उन्हीं के संस्कारों का सार, लेकिन सुषमा जी पे जो माँ शारदा की कृपा थी वो शायद मुझ पे नहीं है। चलिए, आपकी सीट पर वापस आते हैं। बिल्कुल। जिस पर आप बैठी नहीं, जिस पर आप खड़ी हैं चुनाव के लिए, उस पर। और आम आदमी पार्टी के 10 असेंबली सीट्स वहाँ से है और 25 में से 20 पार्षद उनके वहाँ से हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग और एक टफ फाइट वहाँ पर हो सकती है। मीनाक्षी जी को भी वहाँ से टिकट नहीं मिली, आपको मिली, तो इन दोनों चीज़ों को अगर नाप तोल कर देखें तो क्या आपको लगता है लोगों में थोड़ा गुस्सा या रोष है? उनको टिकट नहीं मिली और वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग भी हैं आम आदमी पार्टी। हाउ डू यू सी दिस? ये 2 अलग सवाल हैं, इसलिए इनका 2 सवालों का अलग अलग जवाब देती हूँ। पहली बात, देखिए हमारे यहाँ पे ना टिकट कटते नहीं हैं, हमारे यहाँ टिकट मिलते हैं और हमारे यहाँ पे पद नहीं होते, दायित्व होते हैं, क्योंकि हम बहुत ही अनुशासित, कार्डर बेस्ड, स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं। और जो दायित्व आपको दिया जाता है उसको आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा तक से निभाना होता है। अगर वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आपको उसका मार्गदर्शन करना होता है कि वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से उस दायित्व को निभा पाए। इसलिए बस वही हुआ है। जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की स्ट्रॉन्ग होने का, तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कभी आइएगा कैंपेन ट्रेल पर, 50 दिन हो गए हैं कैंपेन करते हुए, आइएगा और देखिएगा। आम आदमी पार्टी की खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत इरोड हुई है, खासकर कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न कर गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ।
ऐसे में जनता का भरोसा उठ गया उनसे कि जिसके लिए अपने बच्चों की जीवन पे शपथ लेने का महत्व नहीं है तो उसके किसी भी वायदे का क्या महत्व होगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनकर आई थी, लेकिन आज के दिन एक लंबी श्रृंखला बन गई है जहाँ पे सर से लेके पांव तक घोटालों में और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा डिसल्यूजनमेंट है और जनता इनसे नाराज़ है। इसलिए मैं इनकी युति को बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं मानती हूँ। और वैसे भी ये गठबंधन जो है इनका और कांग्रेस का, ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ गठबंधन है, ये जर्जर कर कर भुरभुरा जाएगा। और क्योंकि आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया तो उनसे जुड़ा भी एक सवाल यही है और लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या उन्हें सच में झूठे केस में फंसाया गया है। आप ईडी की भी उस लीगल टीम में थी शायद? जी, संजय सिंह जी के ऑर्डर में मेरा नाम गलती से आया। अच्छा, गलती से आया। हाँ, और ईडी ने अगले दिन मेंशन करके उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में, हाँ, आरोप यही है कि हाँ उनको झूठे केस में फंसाया गया, सिसोदिया जी को झूठे केस में फंसाया गया। और क्योंकि आप लीगल लैंग्वेज भी अच्छे से समझती हैं और उसका असर या उसकी लैंग्वेज भी ठीक से आप इंटरप्रेट कर पाती हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताएं कि कितना सच है इसमें, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं और उनकी तरफ से जो आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं इसका जवाब एज अ लॉयर देती हूँ। प्लीज़। ठीक है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में एक पिटीशन लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो बेल की अर्जी नहीं थी। उन्होंने वो पिटीशन इसलिए लगाई थी कि कोर्ट ये बताए कि जो उनकी अरेस्ट थी वो लीगल थी या इलीगल। इसका अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बेल की अर्जी लगाते हैं तो कोर्ट केवल प्राइमा फेसी एविडेंस देख के बता देता है कि अभी जामीन देनी है या नहीं, लेकिन जब आप ये अर्जी लगाते हैं तो आप कोर्ट को उनसे निवेदन कर रहे हैं कि एक एक सबूत को देखें, एक एक तथ्य को देखें और उसके बाद बताएं कि अरेस्ट जायज़ है या नाजायज़। कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों के किकबैक्स शराब घोटाले में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेने की उनकी अहम भूमिका है, और इसीलिए कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी अरेस्ट जायज़ है। अब हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की बेल 8 बार रिजेक्ट हुई है। हाईकोर्ट का ये कहना था कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई, फिर रिव्यू रिजेक्ट हुई और फिर क्यूरेटिव पिटिशन रिजेक्ट हुई। इन सब का अर्थ ये है कि भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा नहीं कह रही, ये इस देश की कचहरी कह रही है कि जो भी जांच एजेंसियों ने सबूत और तथ्य रखे हैं उस पर प्राइमा फेसी केस बनता है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन का। तो ऐसे में एक वकील के तौर पे मैं आपको बोल रही हूँ, अरेस्ट भी जायज़ है और बेल ना मिलना भी जायज़ है। पर एक नेता के तौर पर आपको इसका जवाब भी अक्सर देना पड़ता होगा, या आगे अभी भी ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी की टॉप लीडरशिप पे से भी, कि अगर किसी पे करप्शन के चार्जेस हैं और वो इस पार्टी में आता है तो वो चार्जेस या तो वहाँ से हट जाते हैं या अचानक से वो, और एक वॉशिंग मशीन वाला जो आपको ताना दिया जाता है। बिल्कुल, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अभी भी हम देख रहे हैं। हो सकता है शायद हम बात कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि वो आ गया, और इससे स्पेशली आपके सपोर्टर्स को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो उसी की खिंचाई कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, सडनली वो इस पार्टी में आ गया। ऐसा नहीं है रौनक जी, इसका जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी एक बहुत सार्वजनिक मंच से दे चुके हैं, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ आपके माध्यम से। देखिए, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से सहमत है और वो आकर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आया है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग या केस वो समाप्त नहीं हुआ है, वो जांच अभी भी जारी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, तो वो तो बार बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से, अभी भी जब हमारा विकसित भारत का संकल्प पत्र भी अभी लॉन्च हुआ था उसमें भी उन्होंने बोला था, हमारे संकल्प पत्र में भी ये भाजपा भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी रहेगी, अडिग रहेगी, डटी रहेगी। कुछ लोग जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आपके फैंस हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये भी लिखना शुरू कर दिया कि आप बीजेपी की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। सो एक कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए, और उसी से
जुड़ी मेरे को बात याद आती है कि सन 98 में जब सुषमा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो उस वक्त की कोई बात आपको याद है, कुछ उन्होंने शेयर किया हो या आपको कुछ आपके जहन में आता हो जो आप शेयर करना चाहेंगी? मुझे याद है कि उस वक्त प्याज के आंसू रोई थी माँ बेचारी, क्योंकि प्याज बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो मेरे खाने में प्याज ज़रूर नहीं था। अच्छा। लेकिन देखिए, मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल में थी जब माँ मुख्यमंत्री थी, लेकिन उनकी एक बात मुझे ज़रूर याद है जिसकी सौगंध लोग आज भी खाते हैं, और वो ये कहती थी कि मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी। और मुझे याद है तब वो रातों रात, वो और उनके 7 मिनिस्टर्स, उन्होंने एक दिन बांट लिया था और वो दौरा करते थे दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि तब सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था चुनाव में। और मेरी माँ एक कर्मयोगिनी थी, और मुझे लगता है वो चाहे बल्लारी का चुनाव हो, चाहे अम्बाला का चुनाव हो, चाहे दक्षिण दिल्ली में जब उन्होंने MP का चुनाव लड़ा, या जब वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी, और उनकी डे टू डे कार्यशैली में भी उनकी वो जो जितनी वो कर्मठ थी ना, ये परिलक्षित होता था। और रही बात जो भी लोग मेरे बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मैं वकील हूँ, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के जवाब नहीं देती, केवल तथ्यों की बात करती हूँ। तो ये तथ्य भी सही है क्या कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जाती हैं तो सुषमा जी की साड़ी या ज्वेलरी पहनती हैं अभी भी? जी बिल्कुल। जब मुझे खास करके जिस दिन थोड़ा मुश्किल होना हो कोई चीज, तो उस दिन जरूर। आज उनकी घड़ी पहन के आई हूँ। अच्छा। जी, कौन सी? उनकी घड़ी पहन के आई। पूरे प्रचार में आपको यही देखिए। अच्छा, यही घड़ी। मैं रोज कुछ ना कुछ एक चीज कोशिश। अच्छा, रोज? आजकल तो वैसे भी प्रचार में हूँ, और जिस दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण केस होता है, मुझे पता आज लंबी बहस होने वाली होगी, कोशिश करती हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप उनका कुछ न कुछ जरूर पहनूं। आपके हिसाब से और कौन कौन सी चीजें हैं दिल्ली में जिनको अभी भी, जिसमें दिल्ली को सुरक्षित होना पड़ेगा? कुछ लोग क्राइम की भी बात करते हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं। जब आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, अपने इलाके के लिए क्या प्लानिंग की हुई है आपने, क्या सोचा है आपने? सुरक्षा से बात करते हैं सबसे ठीक है। आई वॉन्ट टू लेवरेज टेक्नोलॉजी। सो एक चीज़ जो मैंने जो 5 वचन दिए हैं, उनमें से एक चीज़ हम लोग ज़रूर करना चाहेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे नाइट सर्वेलेंस के लिए। वैसे तो 3500 CCTV कैमराज मोदी सरकार ने ट्रैफिक लाइट्स के और ट्रैफिक सिस्टम्स के हिसाब से दिल्ली में लगाए हैं, लेकिन मैं ड्रोन्स को लेवरेज करना चाहूँगी फॉर नाइट टाइम सर्वेलेंस। अगर पुलिस के साथ ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को अगर हम लेवरेज कर पाएँ तो उससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। उसमें लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिल्ली विच आर नो फ्लाई जोन्स, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह आता है, लेकिन वो देख के उसका पूरा एक मैपिंग करके एक वो सिस्टम ज़रूर लाना चाहूँगी। दूसरा आप पूछ रहे थे दिल्ली में बाकी मुद्दे क्या हैं। उनमें एक बहुत अहम मुद्दा है कि मोदी सरकार की कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। जैसे आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत में आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ कवर है जो कि मिलता है बेनिफिशरीज को, लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत में अब तो भारत के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो 70 बरस से ऊपर के हैं, उन सबको हेल्थ कवर मिलेगा। तो मैं पूरी मुहिम चलाऊंगी, चाहे मुझे कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े, कि आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में लागू हो। PM आवास योजना होगी। पूरे भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान PM आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होने देते अरविंद केजरीवाल जी। एक तीसरा मुद्दा, जो एक मुद्दा तो क्या है, मैं कहूँगी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और लखपति दीदी, ये 3 जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी सरकार ने चलाई, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं चाहूँगी कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एक स्टार्टअप हब बने, जहाँ पर जो यूथ सेंट्रिक हो और वुमेन सेंट्रिक हो, जहाँ पर हम SGH का भी लें और स्टार्टअप हब बनाएं। आप केवल एक आइडिया मात्र लेकर आ जाइए। एक छत के नीचे जो जो ज्ञान हम आपको दे सकते हैं टू फ्रक्टिफाई दैट आइडिया, उस आइडिया को फलित करने के लिए, वो सारा आपको एक छत के नीचे मिलेगा। आपको इन्वेस्टर्स के लिए डेक कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें वायबल है, क्या कंप्लायंसेस होनी चाहिए, ये सारा का सारा ज्ञान आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसी तरह लखपति दीदी में अगर आप SGH के लिए आती हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए, वो सब आपको एक छत के नीचे मिलेगा।
तो ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? जी, और आई वुड रियली लाइक टू डू दैट। और कितने जल्दी ये शुरू होगा? जी, जैसे ही जनता जनार्दन मुझे सेवा का मौका देगी, मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो ड्राफ्टिंग तो अगले दिन से ही शुरू कर दूंगी। वंडरफुल। आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी दिल्ली में, कोई भी एक चीज जो आपको लगती है कि वो ठीक कर रहे हैं? जो ठीक कर रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। और ये मैं राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं कह रही, मैं एक दिल्ली वासी के रूप में कह रही हूँ। आपके लीगल प्रोफेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कोई ऐसा केस जो आपको याद आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप शेयर करना चाहें, जिसे आपको ज़्यादा सीखने को मिला या इंटरेस्टिंग था, जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर से? देखिए, केसेस के बारे में तो मैं इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होती है। हाँ, मतलब कि बिना किसी का नाम लिए कुछ। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक केस की बात क्यों करूँ, मैं प्रोफेशन की बात करूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि लिटिगेशन का जो प्रोफेशन है ना, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई एक दिन समान नहीं होता। यू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। और जब मैं वो गाउन पहनती हूँ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, it's like adorning your armor, and I tell you there are days when my shoulders ache for that gown। और आप जाते हैं और वहाँ पर आप देखिए, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, करेक्ट, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। और कहीं ना कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग भी वकालत की प्रैक्टिस आपको सिखाती है। आई लव बीइंग अ लॉयर। और अगर लॉयर नहीं होती तो आप क्या होती? लॉयर नहीं होती तो फिल्म मेकर होती। फिल्म मेकर? जी बिल्कुल। ओह, फिल्म मेकर होती। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। सो वो इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब माँ से। माँ को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उनके साथ बहुत NSD के प्लेस भी देखे उनके साथ बहुत ज़्यादा फिल्में हम लोग देखते थे। वो जो फ्राइडे नाइट थी उसमें हम लोग जब गप्पे मार मार के थक जाते थे, हम मूवी भी देखते थे। सो किस तरीके की फिल्में आप देखती हैं या आप बनाना चाहती हैं अगर मौका मिलता तो? सो मैं पर्सनली, मुझे हर तरह की फिल्म पसंद है। ओके। मतलब बिंज वॉच करते हो आप अभी अगर टाइम मिलता? अब समय नहीं मिलता, अब समय नहीं मिलता। लेकिन साई-फाई एक्शन मूवीज से लेके आप कहोगे बहुत गंभीर फिल्में जो संबंधों पर हैं, मुझे वो भी पसंद है। मुझे आई एम अ सिनेफील, मुझे सारी फिल्में पसंद है। कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जॉनरा जो, हाँ नहीं, आई लाइक एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। या सो अगर बनाती तो कुछ भी बन सकता था अगर आप शुरू करती तो? मुझे लगता है फिर हर तरह की बनाती। कोई ऐसा जॉनर ऐसा कुछ याद नहीं आता? पर एक जॉनर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। एक्शन मूवीज? ऑफ कोर्स। आई वाज एन ओनली सिस्टर अमंगस्ट 10 ब्रदर्स। बहुत सारे कजन्स थे, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुई हूँ। एक्शन मूवीज, साई-फाई, आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन। ओके, या लवली। आपको याद होगा, मैंने एक बार एक ट्वीट करा था माँ के लिए। तब मैं राजनीति में नहीं थी। इट वाज ऑन मदर्स डे एंड आई जस्ट सेड लव यू 3000। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं, लेकिन जिनको समझ आए वो समझ गए कि मेरी भावना क्या थी। लवली। सो क्योंकि आपने सुषमा जी का जिक्र किया तो कुछ सवाल और इनका जवाब लोगों को जानकर अच्छा लगेगा जो लोग देख रहे हैं। क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी होने के नाते जब आप बचपन में थी कुछ अलग ट्रीटमेंट आपको मिलता था या आप उस मौके को भुनाती थी? मुझे कभी एहसास नहीं था कि मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी हूँ। देखिए, उसका मुझे लगता है पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। एक तो मैं वसंत वैली स्कूल से पली बड़ी हूँ, मतलब वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। मैं वहाँ पे तब से थी जब मैं क्लास 2 में थी। तो जब आप एक ही स्कूल में दूसरी से 12वीं कक्षा में आते हो ना, तो आपके फ्रेंड्स जो आपके सखा हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ज़मीन पे रखते हैं और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड होते हो स्कूल में। करेक्ट। सो क्रेडिट टू माई स्कूल एज वेल। बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग थी, कोई वो ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी फन्ने खा के बच्चे हो। और मुझे लगता है कि जब माँ अपने राजनीतिक शिखर पर आई तब मुझे विदेश भेज दिया गया। वहाँ तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। ये स्ट्रैटेजिक कॉल था शायद। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ तो आटे दाल का भाव पता चल गया था, एक दिन में आपको सब कुछ खुद करना है। सो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत आत्मनिर्भर बनकर आई हूँ। सो आपको ये एहसास हो गया था कि वो कॉन्शियसली चाहते हैं कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ और हमारे भरोसे मत बैठो? वो भी ये चाहते थे और मैं भी ये चाहती थी। एक लालसा उन्होंने मुझ में पैदा करी है कि अपना वजूद खुद बनाऊं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी मैं किसी भी प्रकार की तुलना का प्रेशर नहीं लेती। ओके। हाँ,
फैमिली की बात करी आपने, पेरेंट्स की बात करी आपने, फैमिली के साथ कोई ऐसी ट्रिप, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है हमेशा याद रहती है आपको, वो चेरिश करते हो आप? बहुत कहीं घूमने गए सारी। थे, कहीं कुछ ऐसा हुआ था? बहुत सारी, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रिप है जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला, लेकिन आपके थ्रू दोबारा बता देती हूँ कि मैं स्कूल में थी, सो रही थी और सुबह सवेरे तड़के तड़के मुझे जगाया गया, माँ ने जगाया और कहती चलो 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 चलो। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? सीधा मुझे गाड़ी में भरा और पता चला उन्होंने आलू पूरी पैक करवाए हैं। उन लोगों ने गाड़ी दौड़ाई, हम लोग सीधा गए हरिद्वार और वहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगाई, आरती करी और उसके बाद हम 2 माँ बेटी ने बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के आलू पूरी खाई और वापस से सरपट गाड़ी दौड़ाकर वापस आए। किसी को नहीं पता था और इट वाज सच अ हैप्पी मेमोरी, आई कांट टेल यू। मुझे अब तक वो दृश्य नहीं भूलता कि हम लोग गंगा जी की सीढ़ियों पे बैठे हैं और माँ ने बस मुझे ऐसे पकड़ रखा था। इट्स अ वेरी हैप्पी मेमोरी। क्या एज थी आपकी? आई मस्ट बी इन स्कूल, सो 12 साल की होंगी, 11-12 साल की होंगी। ओके। बांसुरी, सुषमा जी संघ से जुड़ी हुई थी जी, पर आपके पिताजी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जी। सुषमा जी इसलिए भी जुड़ी थी क्योंकि आपके नाना जी हरदेव शर्मा जी वो संघ के सदस्य थे। बिल्कुल। और तो घर में कभी आपने वो डिबेट देखा है माता पिता के बीच, या कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो या शेयर करना चाहो? मैं आपको सच बताऊं, संघ के संस्कार मेरी रगों में दौड़ते हैं। मेरे फादर समाजवादी ज़रूर थे, लेकिन मुझे लगता है वो भी ज़्यादा संघी है। मेरे घर में एक बहुत ही सनातनी एनवायरनमेंट था और संघ के संस्कार ही थे जो मुझे विरासत में मिले हैं और कोई ऐसी डिबेट नहीं थी। मैंने ना कभी भी सुषमा वर्सेस स्वराज नहीं देखा। मैंने हमेशा सुषमा स्वराज देखा। आप जानते हैं कि माँ ने पापा का फर्स्ट नेम एज अ सरनेम लिया है। स्वराज मेरे फादर का फर्स्ट नेम है। ही स्वराज कौशल। सो वो हमेशा कहती थी कि सुषमा स्वराज के बिना अधूरी है, इसलिए शी यूज्ड टू राइट सुषमा स्वराज। सो वो आर्ग्यूमेंट, वो बातें घर पे नहीं होती थी और जनरली पॉलिटिक्स घर में आता था या नहीं आता था? दे मेट on the first day of university. They were together for 42 years. आपको लगता है कि उनमें झड़प हो सकती है? एक चीज़ जो सुषमा जी के बारे में लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि जब वो बोलती थी तो सारे लोग उनको सुनते थे, रिस्पेक्टफुली सुनते थे। उनको अगर कोई जवाब भी देता था तो, और या फिर वो किसी को अगर जवाब भी देती तो वो जवाब भी लोग बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते थे, एम्ब्रेस करते थे। वो एक अच्छी वक्ता थी। तो स्पीकिंग स्किल्स जो मिली है उसमें कोई आपको वो बस देख सुन के ही आया है, नेचुरल ही है, या फिर उस पर कोई टिप्स भी मिला करते थे आपको? मैं आपको सच बताऊंगी, मेरी स्कूल लाइफ में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसकी तैयारी माँ ने स्वयं ना कराई हो। ओके। और मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थी। मतलब चाहे वो श्लोक गायन प्रतियोगिता हो, चाहे वो कविता रेसिटेशन हो, चाहे वो अंग्रेजी में एलोक्यूशन हो, डिबेटिंग हो, एक एक चीज़ के लिए माँ ने खुद बैठ के तैयार करवाया है और एक एक चीज़ कंठस्थ करवाई है। यहाँ तक कि मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा थी। यू नो, शी वुड रन लाइन्स विद मी। और उसके बाद खास करके जब मान लीजिए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था तो मंत्री होने के बावजूद शी वुड कॉल आता था, क्या हुआ कैसा गया, और अगर आप मतलब आप जीत के आए तो नहीं, वो ठीक है, नहीं पर गया कैसा, हुआ कैसा। सो शी वॉज अ वेरी इन्वॉल्व मदर। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी अच्छी नेत्री थी ना, उससे 1000 गुना अच्छी माँ थी। नहीं, और ये सारी बातें जब एक साथ लोग सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर लेती थी। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम में जब प्रोफेशनल एंटेंगलमेंट नहीं है बट आउटसाइड वर्ल्ड के इतने एंटेंगलमेंट्स हैं लोगों को, और फिर भी लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, फिर भी इतना दे पाना और इतनी मेमोरीज आप शेयर कर रही हैं, सो वो बहुत ही स्पेशल है। और ऑफकोर्स आपके लिए तो एक्स्ट्रा स्पेशल होगा। जब आप बड़े हो रहे थे तो कौन सी ऐसी बातें थी जो आप लोगों में ज़्यादा होती थी जनरली? ऐसे कोई? मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं था जो उनसे छुपा हुआ था। पापा से फिर भी छुपता है, लेकिन माँ से कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जब मैं विदेश भी गई तो तब कॉलिंग कार्ड्स आते थे, मेरी पूरी पॉकेट मनी कॉलिंग कार्ड्स पे उड़ती थी। क्योंकि तब आप सब बताते थे वर्ड बाय वर्ड, उनको सब पता होता था, सब कुछ पता होता था। कई बार बेचारी परेशान हो जाती थी। मुझे अब तक याद है, एक बार मैंने उनको कॉल करा था, कोई इवेंट था और मैं कॉलेज में थी और मैंने कॉल करके बोला, माँ मैं क्या पहनूं? एंड शी इज़ लाइक, बेटा मैं भारत में हूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हारी अलमारी में अभी क्या है। तो फिर मैं उनको बताया ये ऑप्शंस हैं। शी इज़ लाइक, अच्छा फलाना वाला पहन लो। सो हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मैं वापस आई पढ़ाई ख़त्म करके भारत,
और वकालत में मैंने अपना कदम रखा। तो तब इक्वेशन चेंज होनी शुरू हुई। माँ मेरा बच्चा बन गई और मैं उनका पेरेंट बन गई। एक उम्र आती होगी, आपके साथ भी आई होगी, where your parents become your children and you become their parent। Right। और फिर आप उनको बोलते हो दवाई क्यों नहीं ली टाइम पे, अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, you know that kind of a thing। True। So Okay guys, rapid fire बांसुरी स्वराज के साथ, are you ready? yeah, never। इसमें पास अलाउड नहीं, ठीक है? And one word answer is like और this or that हो जाएगा, ठीक है? Okay, try करते हैं। So guys, rapid fire with बांसुरी स्वराज शुरू करते हैं। सोचती किस भाषा में, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। ओके। केजरीवाल जी की एक अच्छी बात, आपने सोच लिया, बोल नहीं रहे हो, आप बोल भी दो। हमारे यहाँ कहते हैं जब कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो फिर चुप रहना चाहिए। Okay। दिल्ली का फेवरेट रेस्टोरेंट आपका कौन सा? गुलाटीज। कोई भी वकील, खास करके पटियाला हाउस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील, बिना गुलाटीज का खाना खाए वकील नहीं कह सकता अपने आप को। ठीक है। पंडारा रोड गुलाटीज। ओके। राजनीति की सबसे बुरी बात? सोने को कम मिलता है। कॉफी या चाय? चाय को लेके बहुत ज्यादा फिनिकी हूँ। कम दूध की तेज अदरक वाली फीकी चाय चाहिए। इतनी ज्यादा फिनिकी हूँ कि ब्लैक कॉफी हर जगह पी लेती हूँ क्योंकि वो मिलनी आसान है। राजनीति या वकालत, फेवरेट क्या है इसमें से, दोनों में से एक? दोनों। एक? दोनों। इस देश के नेताओं से कोई जीत पाया है? आगे बढ़ते हैं। सांसद बनने पर पहला काम आप क्या करेंगे? हालांकि आपने 2-3 प्लान्स बताएं, बट फिर भी एक। मोदी जी की गारंटी को दिल्ली के एक एक वासी तक पहुंचाने की गारंटी लेती हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी है, पास करेंगी आप, फिर भी बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से ऑफर आता तो क्या करती? बिल्कुल ज्वाइन नहीं करती। मेरा रंग ही केसरिया है, मेरा खून ही केसरिया है। थैंक यू वेरी मच बांसुरी, आप इस पॉडकास्ट में आई। आगे भी जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू नमस्ते एंड वेरी ऑल द मच। बेस्ट। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक जरूर करिएगा और इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और आप किस गेस्ट को हमारे साथ इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करिएगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको यहाँ पर एक और जबरदस्त गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते एंड जय हिंद। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।